प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हम कि प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, प्रक्षेप किसे कहते हैं और प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं, किस किस आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण किया जाता है, ये सारी चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज हम कॉनिकल प्रोजेक्शन का अध्ययन शुरू करेंगे, शंक्वाकार प्रक्षेप का अध्ययन शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, कॉनिकल प्रोजेक्शंस जो है वो संदर्श प्रक्षेप है, जिसमें हम प्रकाश की स्थिति और शंकु की स्थिति के आधार पर इनकी रचना की कल्पना करते हैं। ये माना जाता है कि एक ग्लोब के ऊपर यदि शंकु आकार में एक कागज़ लगा दिया जाए, शंकु आकार में या एक शंकु लगा दिया जाए, तो वो शंकु निश्चित रूप से, क्योंकि गोल है, तो वो ध्रुव को कहीं भी टच नहीं करेगा। एक तो ये एक विशेष बात है कि यदि हम शंकु ग्लोब के ऊपर लगाते हैं या ग्लोब के नीचे लगाते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव पर लगाते हैं या दक्षिणी ध्रुव पर लगाते हैं, कहीं पर भी किसी भी आकार का शंकु कभी भी ध्रुव को टच नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि ये शंकु जिस अक्षांश को टच करेगा या जिन अक्षांशों को टच करेगा, हो सकता है ये एक अक्षांश को टच करे, हो सकता है ये एक से अधिक अक्षांशों का स्पर्श करे, तो जिन अक्षांशों का स्पर्श ये शंकु करेगा वो अक्षांश मानक अक्षांश कहलाएंगे और उन अक्षांशों पर क्षेत्रफल, आकृति, सभी कुछ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो शुद्ध मापनी के आधार पर उसका प्रक्षेप बनाया जाना संभव होगा। वहाँ पर मापनी शुद्ध रहेगी, अक्षांश जो कि मानक अक्षांश है जहाँ शंकु स्पर्श करता है। और जैसे जैसे इस मानक अक्षांश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे संपूर्ण क्षेत्र में विकृति आती जाएगी। इसलिए मानक अक्षांश के सहारे पर बने हुए या उसके आसपास बने हुए जो क्षेत्र हैं उनका मानचित्रण सर्वाधिक शुद्धता के साथ किया जा सकता है जब हम शंकु प्रक्षेप की सहायता लेते हैं तो। और यदि हम ग्लोब पर शंकु को लगाकर देखेंगे तो हम पाएंगे कि न तो ध्रुवीय प्रदेशों को ये शंकु टच कर रहा है और न ही भूमध्य रेखा को ये टच करेगा, क्योंकि पृथ्वी मध्य से उभरी हुई है। उस गोले के, वृत्त नहीं कह रही मैं, उस गोले के, उस स्फीयर के मध्य में शंकु टच नहीं करेगा, यानी मध्यवर्ती क्षेत्र को शंकु टच नहीं करेगा। अतः इन अक्षांशों में, इन प्रक्षेपों में, शंक्वाकार प्रक्षेपों में न तो विषुवत रेखीय क्षेत्र शुद्धता से दर्शाए जा सकते हैं, न ही ध्रुवीय क्षेत्र शुद्धता के साथ दर्शाए जा सकते हैं, लेकिन मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए ये शंकु सर्वोपयुक्त हैं। सबसे ज़्यादा सूटेबल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए शंक्वाकार प्रक्षेप हैं, जिनकी सहायता से शुद्ध प्रक्षेप शुद्ध मानचित्र बनाए जा सकते हैं मध्य अक्षांशों के। और ये भी सत्य है कि क्योंकि इसमें मानक अक्षांश का एक कंसेप्ट है, मानक अक्षांश पर सर्वाधिक शुद्ध मापनी होती है, अतः मानक अक्षांश से जब हम 20-25 डिग्री तक डिस्टेंस पर जाते हैं तो फिर भी अशुद्धि इतनी रहती है, विकृति इतनी रहती है कि उसे झेला जा सकता है, उसे अकोमोडेट किया जा सकता है। अध्ययन पर वो बहुत प्रभाव नहीं डालती, लेकिन इससे ज़्यादा विस्तार में ये विकृति बढ़ती जाती है और वो मानचित्र इससे ज़्यादा विस्तार के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं रहते हैं। इसलिए सबसे उपयुक्त जो शंक्वाकार प्रक्षेप है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के लिए ही है। अब अगर हम शंक्वाकार प्रक्षेपों की रचना की बात करते हैं तो शंक्वाकार प्रक्षेप 4 प्रकार के मूलतः होते हैं, जो कि इनकी रचना विधि के आधार पर हम इनका जो वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। पहला है शंक्वाकार प्रक्षेप विद 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। शंक्वाकार प्रक्षेप जब एक स्टैंडर्ड पैरेलल अर्थात एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप वह प्रक्षेप है जिसमें शंकु के आकार का कागज या जो शंकु है जिसको हम ग्लोब पर लगाते हैं, ग्लोब पर रखते हैं, वो शंकु एक अक्षांश को स्पर्श करता है जो सामान्यतया 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री के आसपास की अक्षांश रेखा होती है। शंकु के आकार पर निर्भर करता है कि ये मध्य अक्षांश कौन सा होगा जहाँ पर शंकु स्पर्श करेगा। ये एक मानक अक्षांश है जिस पर मापनी सर्वाधिक शुद्ध रहती है और इसके आधार पर बने हुए मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जो मुख्यतः
मध्य अक्षांशों के उन अक्षांशों के सहारे या वो जो मानक अक्षांश है उसके सहारे के पूर्व से पश्चिम के विस्तार में जो सक्रिय पेटी के रूप में विस्तृत क्षेत्र होते हैं उनके मानचित्र के लिए सर्वाधिक उपयोगी होते हैं, सर्वाधिक शुद्धता रखते हैं। तो ये एक मानक अक्षांश वाला जो शंकु है वो बहुत लिमिटेड एरिया के लिए है और वहाँ पर जो सक्रिय पेटी के रूप में सक्रिय जो क्षेत्र है वही शुद्धता के साथ ज़्यादा दर्शाए जाते हैं, क्योंकि मानक अक्षांश से हम जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्षेत्र के मानचित्रण में अशुद्धि आती जाती है, स्केल में विकृति आती जाती है। इसलिए ये मानक अक्षांश के सहारे सर्वाधिक शुद्धता रखते हैं। जैसा कि सभी शंक्वाकार प्रक्षेपों में होता है, न तो ध्रुवीय क्षेत्र शुद्धता से दर्शाए जा सकते हैं, न ही भूमध्य रेखीय क्षेत्र शुद्धता से दर्शाए जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस संदर्भ में ये है कि इसमें एक समय में एक ही गोलार्ध का मानचित्रण किया जा सकता है या प्रक्षेप बनाया जा सकता है। या तो हम शंक्वाकार प्रक्षेप उत्तरी गोलार्ध का बनाएंगे या दक्षिणी गोलार्ध का बनाएंगे, क्योंकि एक समय में एक ही ध्रुव की तरफ शंकु को रखा जाना संभव होता है। इसीलिए जब आपके पास प्रश्न आता है तो उसमें यह लिखा होता है कि शंक्वाकार प्रक्षेप उत्तरी गोलार्ध के लिए बनाया जाना है या दक्षिणी गोलार्ध के लिए बनाया जाना है। यदि ये भी नहीं है तो साथ ही एक चीज़ और होती है कि शंक्वाकार प्रक्षेप, अगर आपको स्पेसिफिक ये नहीं लिखा हुआ है तो भी आपको ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें जो क्षेत्र का विस्तार दिया हुआ है कि किस क्षेत्र के लिए आपको शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना है, उस क्षेत्र में यदि उत्तरी अक्षांश दिए हुए हैं कि 50 डिग्री से या ये कहना चाहिए कि 20 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 20 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिखाने हैं, तो इसका मतलब है कि शंक्वाकार प्रक्षेप उत्तरी गोलार्ध के लिए बनाया जाएगा। यदि हमारे पास स्थिति ऐसी है कि शंक्वाकार प्रक्षेप दक्षिणी गोलार्ध के लिए बनाया जाना है तो हमें ये दिया जाएगा प्रश्न में, या तो उसमें स्पेसिफिक दिया जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध के लिए एक शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, और यदि ऐसा नहीं दिया जाता है तो उसमें जो क्षेत्र का विस्तार दिया जाएगा कि आपको कौन सा क्षेत्र उसमें दर्शाना है, उसमें ये मेंशन किया जाएगा कि आपको 10 डिग्री से 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को इसमें दर्शाना है, तो इसमें शंक्वाकार प्रक्षेप नीचे की ओर बनेगा। इसका मतलब शंक्वाकार प्रक्षेप का जो बिंदु है वो नीचे की ओर होगा। उत्तरी गोलार्ध के लिए यदि शंक्वाकार प्रक्षेप बनाना है तो बिंदु जो है वो उत्तर की ओर होगा। इसमें कहीं भी ध्रुव आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। हम उस बिंदु को P लिखकर पोल दिखाते ज़रूर हैं, लेकिन उस पोल को हम ऑथेंटिसिटी से पूरी सत्यापित तरीके से नहीं दर्शा सकते। ये तो हुई शंक्वाकार प्रक्षेप जो एक मानक अक्षांश है उसकी विशेषताएं। अब हम इसकी रचना विधि की बात करते हैं। इसकी रचना विधि में सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना होता है वो ये होता है कि हमें प्रश्न में दिया हुआ होता है कि इतना RF है। RF इस प्रतिनिधि भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा होगा। ये वस्तुतः धरातल की दूरी और मानचित्र की दूरी के मध्य का अनुपात है, जिसको हम RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन से प्रदर्शित करते हैं। और जब भी हम मानचित्र के लिए प्रक्षेप की रचना करते हैं हमें RF दिया जाता है। आपका प्रश्न इस तरह से आएगा कि RF 1:2500000000 पर एक शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। उत्तरी गोलार्ध के लिए एक शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए, या ये कहना चाहिए कि एक मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसमें ग्रेटिक्यूल इंटरवल का मतलब है कि अंतराल अक्षांशों का भी और देशांतरों का भी, अक्षांशीय अंतराल और देशांतरीय अंतराल 10 डिग्री हो और स्टैंडर्ड पैरेलल या मानक अक्षांश 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो। अब क्योंकि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध के लिए ही ये बनाया जाना है, चाहे उत्तरी गोलार्ध लिखा हो या ना लिखा हो। क्षेत्र का विस्तार, देशांतरीय विस्तार 90 डिग्री पश्चिम से 90 डिग्री पूर्व के मध्य होना चाहिए, और अक्षांशीय विस्तार 0 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होना चाहिए। अब 0 डिग्री इसमें हम दिखा सकते हैं, लेकिन वो 0 डिग्री इतनी कर्व्ड है, इसमें इतनी वक्राकार है कि उसमें कहीं भी हम शुद्धता की उम्मीद नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं कि हमने ये 0 डिग्री से 80 डिग्री तक का विस्तार दिखाया, लेकिन वस्तुतः इसमें जो शुद्धता मिलेगी वो न तो 80 डिग्री के आसपास मिलेगी, नहीं 0 डिग्री के आसपास मिलेगी। 50 डिग्री जो आपकी प्रधान मानक अक्षांश है, बस उसके आसपास ही शुद्धता मिलेगी। बाकी जगह अक्षांशीय
जो विकृति है वो बढ़ती जाएगी। हाँ, लेकिन देशांतरीय विकृति इसमें नहीं मिलती है, देशांतरों के संदर्भ में ये शुद्धता रखता है। ये आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। इसको बनाते कैसे हैं इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।